Iran's rulers promise to destroy my country, murder my people. The United States is preparing for a significant attack from Iran, targeting U.S. or Israeli assets in the Middle East. U.S. intelligence believes Iran is preparing a major attack. ईरान आज पूरी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट देश है। आज ईरान ही वो देश है जो पूरी तरह यूएसए को टक्कर दे रहा है। आज ईरान पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ईरान मिडिल ईस्ट में हमास, हिजबुल्लाह, हुतिस को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्या फायदा है ईरान का जो पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर इन टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है। ईरान एक मुस्लिम देश होने के बावजूद भी सऊदी अरब उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन क्यों? अमेरिका एक समय ईरान का काफी अच्छा दोस्त था, लेकिन फिर ऐसा कौन सा इंसिडेंट हो गया इनके साथ जिसकी वजह से आज ये दोनों देश एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं? आखिर क्यों ईरान सब कुछ दांव पे लगा के यूएसए के अगेंस्ट खड़े हो रहा है? आखिर ईरान फ्यूचर में कैसे पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकता है? आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें शुरू से स्टार्ट करना होगा। हजरत मोहम्मद के डेथ के बाद कौन पहला खलीफा बनेगा, इस पे कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया था। एक ग्रुप ये चाहता था कि हजरत मोहम्मद के दोस्त हजरत अबू बकर इस्लाम के पहले खलीफा बने, और दूसरा ग्रुप ये चाहता था कि हजरत मोहम्मद के दामाद हजरत अली इस्लाम के पहले खलीफा बने। इसको लेकर मुस्लिम कम्युनिटी दो भागों में डिवाइड हो गई थी। जो लोग हजरत अबू बकर को इस्लाम के पहले खलीफा मानते थे उन्हें सुन्नी मुस्लिम कहा जाने लगा, और जो लोग हजरत अली को इस्लाम के पहले खलीफा मानते थे उन्हें शिया मुस्लिम कहा जाने लगा। और आज हम देखें तो पूरी दुनिया में 90% मुस्लिम सुन्नी मुस्लिम है और सिर्फ 10% मुस्लिम ही शिया मुस्लिम है, और ज्यादातर शिया मुस्लिम ईरान देश में रहते हैं। भले ही मुस्लिम पॉपुलेशन पूरी दुनिया में फैली हुई है, लेकिन इन सब में कल्चरी काफी ज्यादा डिफरेंस है। ईरान भले ही मिडिल ईस्ट की कंट्री है, लेकिन ईरान अरब कंट्री नहीं है। ईरान और सऊदी अरब ये दोनों है तो मुस्लिम कंट्री, लेकिन इनका कल्चर एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग है। अरब कंट्री वो है जहाँ अरबिक भाषा बोली जाती है, वहाँ के मुस्लिम को अरब मुस्लिम कहा जाता है, और ईरान देश को पहले पर्शिया कहा जाता था और वहाँ पारसी भाषा बोली जाती है। दोस्तों, ईरान पहले से ही अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन और रिसोर्सेज के वजह से पूरी दुनिया में ईरान को जाना जाता था। ईरान का एक बॉर्डर साउथ एशिया से लगा है, दूसरा बॉर्डर इसका अरब कंट्रीज से लगा हुआ है, नीचे इसके पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी है। नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो ऑयल और नेचुरल गैस के भंडार है यहाँ। इतने सारे एडवांटेज होने बाद भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुई ईरान में जिसकी वजह से आज ईरान की ये स्थिति है। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो 20th सेंचुरी में ईरान में खजर डायनेस्टी का राज था, लेकिन यहाँ पे राजा सिर्फ नाम का था। ईरान में शिया पॉपुलेशन ज्यादा थी, लोग अपने धर्म में जुड़े हुए थे, इसलिए ईरान में रिलीजन स्कॉलर की ज्यादा चलती थी। लोग इनकी बात मानते थे, और ये रिलीजन स्कॉलर थे उन्हें उलेमा कहा जाता था, और इसमें जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे उन्हें आयतुल्लाह कहा जाता था। इसलिए ईरान में राजा की नहीं चलती थी, वहाँ के लोग उलेमा की बात सुनते थे। ईरान यानी पहले का पर्शिया, उसका एक बॉर्डर ब्रिटिश इंडिया से लगता था और दूसरा बॉर्डर रशिया से लगता था। ये दोनों देश उस समय सबसे ज्यादा ताकतवर देश थे। ईरान में ऑयल और नेचुरल गैस के बड़े बड़े भंडार थे, और ईरान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी काफी इम्पोर्टेंट थी। इसलिए ये दोनों देश ईरान पे कंट्रोल करना चाहते थे, और इन्होंने ऐसा किया भी। साल 1804 को रशिया ईरान पे हमला करता है और ईरान को हरा के एक ट्रीटी साइन करता है, ट्रीटी ऑफ गुलिस्तान। ये ट्रीटी साइन करके रशिया ने ईरान के अंदर मिलिट्री राइट ले लिए, और रशियन ट्रेडर्स को ईरान के अंदर ट्रेड करने के राइट ले लिए। और इसके बाद साल 1857 में ब्रिटिशर्स भी ईरान पे हमला कर देते हैं और ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन कर लेते हैं, और सेम जो चीजें रशिया को नॉर्थ में मिली थी वही चीजें ब्रिटिशर को सऊदी ईस्ट एरिया में मिल गई हैं। इससे रशिया और ब्रिटिशर्स को तो फायदा हो रहा था, लेकिन जो ईरान के लोग थे, ईरान के जो ट्रेडर थे, उन्हें इसका काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था।
ईरान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह से रशिया और ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गई थी। ईरान का इतना सब नुकसान होने के बाद ईरान में जगह जगह इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए थे। बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि ईरान में उलेमा को इसके बीच बोलना पड़ा। ये वो समय था जहां ईरान में राजा की पावर धीरे धीरे कम हो रही थी और उलेमा की पावर धीरे धीरे बढ़ रही थी। 1 मई 1896 में मुज़फ़्फ़र अल-दिन ईरान के नए किंग बनते हैं और ये भी रशिया और ब्रिटिशर्स के बीच फंसे हुए थे। जिस साल मुज़फ़्फ़र अल-दिन राजा बने थे उसी साल यूके का एक आदमी था विलियम डार्सी। ये इंसान दुनिया भर में ऑयल की माइनिंग करता था। इसको एक रिपोर्ट मिलती है कि ईरान में ऑयल निकलने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। इसके बाद विलियम डार्सी ईरान के राजा मुज़फ़्फ़र अल-दिन से मीटिंग करता है और एक एग्रीमेंट बनाता है। इस एग्रीमेंट ये था कि आने वाले 60 साल तक विलियम डार्सी ईरान में ऑयल खोजेगा और यहाँ ऑयल निकला तो टेक्नोलॉजी का यूज करके उसे निकालेगा और मार्केट में बेचकर प्रॉफिट कमाएगा और उस प्रॉफिट का 16% शेयर ईरान को देना होगा और एनुअली भी एक अमाउंट फिक्स किया था जिसे ईरान को देना होगा और यहाँ से ईरान के ऑयल की शुरुआत होती है। विलियम डार्सी एक कंपनी बनाते हैं, एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी, और इसी कंपनी की वजह से ईरान को बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लेकिन साल 1908 ईरान में बहुत सारा ऑयल मिलता है। ऑयल मिलते ही इसे पूरी दुनिया में बेचा जाता है और इस ऑयल का सारा प्रॉफिट ब्रिटिशर्स को जाता है। ब्रिटिशर्स ईरान के ऑयल से बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन इससे ईरान के लोग खुश नहीं थे। भले ही एग्रीमेंट पहले से हुआ था, लेकिन आप सोचिए आपके घर में सोना निकला हो और कोई गोरा आपका सोना बेचकर खुद पैसे कमा रहे हैं और बदले में आपको थोड़े से पैसे देकर चूप करा रहे हो। इससे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और इसी इंसिडेंट से ईरान के अंदर दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है। ईरान में लोग राजा के ऊपर बहुत भड़क गए थे। राजा ब्रिटिशर्स के हाथों बिका हुआ है, ऐसा ईरान में कहा जाने लगा। लोग राजा से नफरत करने लग रहे थे और यही एंट्री होती है उलेमा की। दोस्तों, मैंने वीडियो स्टार्टिंग में ही कहा था, ईरान के लोग अपने धर्म से काफी ज्यादा जुड़े हुए थे, इसलिए उलेमा जिसे लोगों का भारी सपोर्ट था। उलेमा क्या करते हैं, ईरान में जो राजशाही थी उसे वैसे ही चलने दिया और उसके साथ इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन चला दिया जिसमें वोटिंग, इलेक्शन सब होगा। राजा अपना राज तो करेगा, लेकिन ईरान में रूल, रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ये सब उलेमा देखेगा, जिसे मजलिस नाम दिया गया। बेसिकली ईरान में जो रिलीजियस ग्रुप थे उनके पास पॉलिटिकल पावर भी आ गई थी। इसके बाद जो राजा थे मुज़फ़्फ़र अल-दिन इनकी डेथ हो जाती है और ईरान के नए राजा बनते हैं मोहम्मद अली शाह। और ये मोहम्मद अली शाह मजलिस के अगेंस्ट में थे। अब ये मोहम्मद अली शाह के करते हैं, मिलिट्री की हेल्प से मजलिस पे अटैक करते हैं, लेकिन मजलिस को लोगों का सपोर्ट था। मजलिस के करती है, उल्टा राजा पे अटैक करती है और राजा डर के मारे रशिया भाग जाता है और राजा भागते ही ईरान का पूरा कंट्रोल मजलिस के पास आ जाता है। इसी बीच फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। 1917 में रशिया के अंदर ही रिवॉल्यूशन हो रहे थे। उसे अपना ही देश संभल नहीं रहा था, इसलिए रशिया भी ईरान को छोड़ के चला जाता है। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 में यूके, अमेरिका और रशिया एक साथ थे और ईरान इस पूरे वॉर में न्यूट्रल था। लेकिन बाद में ईरान भी जर्मनी को सपोर्ट करता है। जर्मनी के कई सारे डिप्लोमेट भी ईरान में आकर बैठ गए थे और यूके और रशिया ये नहीं चाहते थे कि जर्मनी ईरान के इतने क्लोज आए। जर्मनी और ईरान के बीच ऑयल का डिस्कशन भी चालू हो गया था। ये सब होते ही यूके और रशिया ने ईरान को समझाया था कि आप जर्मनी के इतने क्लोज ना जाएं, लेकिन ईरान नहीं माना। ईरान इन सारी सुपर पावर कंट्रीज के बीच दबा हुआ था। इसके बाद क्या होता है, यूके और रशिया ईरान पे अटैक करते हैं। अटैक करते ही ईरान का बहुत बड़ा नुकसान होता है। ईरान में 400 गुना महंगाई बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, फूड की शॉर्टेज हो जाती है और यही एंट्री होती है यूएस की। यूएस ईरान की पूरी तरह से मदद करता है। ईरान को जो भी चाहिए वो यूएस ईरान को देता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सभी देशों की हालात बहुत खराब हो गई थी, लेकिन अमेरिका इकलौता वो देश था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी ग्रो कर रहा था। अब यूएसए भी ईरान में इन्वेस्ट करने लग रहा था। अब यूके के साथ साथ यूएसए की कंपनी भी ईरान में ऑयल निकालने के लिए आ गई थी। अब ईरान के ऑयल का फायदा अमेरिका भी उठाने लगा था। ये सब होते ही पूरे ईरान में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। ईरान की जनता यूके और यूएसए को अपने देश से बाहर निकालना चाहती थी और वो ऐसा करते भी हैं। मोहम्मद मोसादेक, जो कि मजलिस के एक मेंबर थे,
वो पूरी तरह से इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं और मोहम्मद मोसादिक को लोगों का भारी सपोर्ट था, जिसके कारण मोहम्मद मोसादिक ईरान के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। मोहम्मद मोसादिक ईरान के ऑयल को नेशनलाइजेशन करते हैं, यानी अब ईरान का ऑयल यूके और यूएसए नहीं बेचेंगी, बल्कि ईरान खुद अपना ऑयल पूरी दुनिया को बेचेगा। लेकिन यूएसए ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाता है, जिससे कोई भी देश ईरान से ऑयल खरीद नहीं सकता था, जिसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी पूरी तरह से गिर गई। ईरान को भारी नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी ईरान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और इसके बाद यहाँ एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसने ईरान की पूरी काया ही बदल दी, जिसकी वजह से ईरान की आज ये स्थिति है, और उस इंसान का नाम है अयातुल्लाह खुमैनी। दोस्तों, ईरान में लोग अपने धर्म से काफी जुड़े हुए थे। अगर ईरान में कोई रिलीजियस लीडर उलेमा खुमैनी कुछ कह दे तो उनकी बात की बहुत वैल्यू थी, लोगों का भी इन्हें भारी सपोर्ट था। उसके बाद ये होता है, जो अयातुल्लाह खुमैनी है उसे राजा जेल में डाल देता है, लेकिन ऐसा करने से ईरान में प्रोटेस्ट और बढ़ने लगते हैं। The Ayatollahs are committed to the ouster of the Shah and nothing less death to the Shah. इससे बाद अयातुल्लाह खुमैनी को ईरान के बाहर इराक में भेजा जाता है, लेकिन वो वहाँ भी नहीं रूके। अयातुल्लाह खुमैनी इराक में जाकर भी स्पीचेस दिया करते थे, और ये स्पीच ऐसी दिया करते थे जिससे लोग इनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते थे। इनकी स्पीचेस में ये कहा जाता था कि किसी भी देश को कोई एक इंसान नहीं चला सकता, और ना ही कोई इंसान लो बना सकता है। लो बनाने का हक सिर्फ खुदा को है। इनका कहना ये था कि देश सिर्फ सरिया लॉ से चलना चाहिए। ये इराक में स्पीचेस दिया करते थे, लेकिन प्रोटेस्ट ईरान में हुआ करते थे। इनकी स्पीचेस की ऑडियो कैसेट स्मगलिंग के थ्रू ईरान में पहुंचाई जाती थी। अयातुल्लाह खुमैनी का डर पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गया था, जगह जगह प्रोटेस्ट होना शुरू हो गई थे। इसके बाद अयातुल्लाह खुमैनी को इराक से निकाल दिया जाता है और इन्हें फ्रेंच भेजा जाता है। मोहम्मद रिजा, जो कि ईरान के राजा थे, वो पूरी तरह से अयातुल्लाह खुमैनी के खिलाफ में थे। वो यूएसए की मदद लेते थे। यूएसए की मिलिट्री तक ईरान में भेजी गई थी प्रोटेस्ट रुकवाने के लिए, लेकिन ये प्रोटेस्ट नहीं रुकते। इसके डर से राजा यूएसए भाग जाता है। राजा भागते ही खुमैनी फिर ईरान आते हैं और उनका ईरान में बहुत बड़े तरीके से ग्रैंड वेलकम किया जाता है। ये कुछ तस्वीरें हैं उस टाइम की। और इसके बाद अप्रैल 1979 को ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक देश बना दिया जाता है। इसी को ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन कहा जाता है, जिसने ईरान को हमेशा के लिए बादल के रख दिया। ईरान का जो रिवॉल्यूशन था वो पूरी तरह से यूएसए के ऊपर हेट से डेवलप हुआ था। इसके बाद इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन ईरान पे अटैक करते हैं। उन्हें डर था जैसे अयातुल्लाह खुमैनी ने ईरान से राज्यशाही खत्म कर दी थी, वैसे ही अयातुल्लाह खुमैनी सारे अरब देश से राज्यशाही खत्म न कर दे। ये द्विआर अगले 8 सालों तक चलती है, और इसके कुछ टाइम बाद 3 जून 1989 अयातुल्लाह खुमैनी की मौत हो जाती है। इनके मरने के बाद सैयद अली खुमैनी, जो अयातुल्लाह खुमैनी के स्टूडेंट थे, वो ईरान के सुप्रीम लीडर बन जाते हैं। इसके बाद भी ईरान पे बहुत सैंक्शन लगते हैं। यूएस, वेस्ट, सऊदी अरेबिया, इजराइल, इन सब का दुश्मन बना हुआ था ईरान, और ईरान के भी सबसे बड़े दुश्मन यही थे। लेकिन सिर्फ यही एक रीजन नहीं था। मिडिल ईस्ट पूरी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मिडिल ईस्ट ये है तो एक छोटा सा एरिया, लेकिन पूरी दुनिया के इकोनॉमी के लिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरी दुनिया का ऑयल इसी रीजन से कंट्रोल होता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं पूरी दुनिया में किस देश के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो उस लिस्ट में आपको इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इन सब देशों का नाम मिलेगा। लेकिन उस लिस्ट में एक भी मिडिल ईस्ट का देश नहीं है, एक भी ऑयल प्रोड्यूस देश का नाम नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा क्यों? देखो दोस्तों, जब तक मिडिल ईस्ट में सिर्फ इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, तब तक इजराइल डोमिनेट करेगा पूरे मिडिल ईस्ट में, और जब तक इजराइल डोमिनेट करेगा तब तक यूएसए भी मिडिल ईस्ट में डोमिनेट करेगा। लेकिन चाइना और रशिया ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, इसलिए चाइना और रशिया ईरान को हेल्प कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन बनाने में। आपने न्यूक्लियर डिटरेंस के बारे में सुना होगा। इसकी वजह से दो न्यूक्लियर कंट्री एक दूसरे के साथ नहीं लड़ते, दुनिया नहीं लड़ने देती। आपने शायद ही सुना होगा कि दो न्यूक्लियर कंट्री एक दूसरे के साथ लड़े हो। इजराइल ईरान पे कितना भी हमला कर दे या फिर पैलेस्टाइन पे कितना भी अटैक कर दे, इतना कोई बिच बचाव नहीं करेगा। लेकिन अगर ईरान के पास न्यूक्लियर आ गया तो ये लड़ाई बैलेंस हो जाएगी, दुनिया इन्हें लड़ने नहीं देंगी। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर आ जाता है तो पूरे मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस हो सकती है। लेकिन यूएस ऐसा होने देना नहीं चाहता। वो अकेला पूरे मिडिल ईस्ट में पावरफुल बने रहना चाहता है। और जो यूएस के अगेंस्ट में जो देश है
वो चाहते हैं ईरान न्यूक्लियर बनाए। जैसे इंडिया ने न्यूक्लियर बनाया था, तब कई देशों ने पाकिस्तान को हेल्प करी थी न्यूक्लियर वेपन बनाने में, ताकि दोनों तरफ पावर बैलेंस रहे। लेकिन ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाना इतना आसान नहीं है। जब जब ईरान इसमें आगे बढ़ता है, तब तब उसे पीछे ढकला जाता है। कभी कोई ईरान के साइंटिस्ट को अननोन लोग आगे मार जाते हैं। न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए पैसे भी बहुत लगते हैं। ईरान के पास पैसे की भी बड़ी दिक्कत है। इजराइल और सऊदी अरेबिया, ये बड़ी दिक्कत है ईरान के लिए। ये दोनों देश नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हो। आज ईरान पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है, लेकिन आज पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर सऊदी अरब है। ये ईरान को पसंद नहीं है। ईरान का कहना ये है कि सऊदी अरब जो अपने आप को लीडर मानता है, वो यूएस के गोद में जाकर बैठा है। वो यूएस जो इजराइल को सपोर्ट करता है, फिलिस्तीन के लोगों को मारने के लिए इजराइल को हेल्प करता है, और जो ईरान वो पूरी तरह से इजराइल और यूएस को खिलाफ है। इसलिए सऊदी अरब के जगह ईरान को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर होना चाहिए। इसी बात को लेकर सऊदी अरब और ईरान के बीच काफी मतभेद है। फिलिस्तीन का जो इशू है, वो पूरी दुनिया के मुस्लिम्स के लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव इशू है। अगर किसी भी तरह से ईरान इस इशू को सॉल्व करता है, तो वो आगे जाकर पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में काफी बड़ा बन के उभरेगा। और इन केस नहीं भी करता, तब भी ईरान का फायदा है। सऊदी अरब जो अपने आप को एक लीडर मानता है, वो यूएस के गोद में बैठा है, और ईरान इसके ऊपर इतने सैंक्शन लगने के बाद भी वो यूएस और इजराइल जैसे बड़े बड़े देशों से अकेला लड़ रहा है। अगर ईरान जो भी सोच रहा है, उसका 25% भी ईरान कर पाया, तो ईरान फ्यूचर में काफी ज्यादा ताकतवर देश बन सकता है।